नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। शहीद जवानों के परिवार को लेकर सरकार गंभीर। सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए सहयोग राशि देने का किया ऐलान। सरकार के फैसले से 6 परिवारों को मिलेगा फायदा। दिल्ली सरकार ने लिया अहम फैसला। श्रम मंत्री ने बढ़ाया श्रमिकों का महंगाई भत्ता। सरकार के फैसले से श्रमिकों को मिलेगा लाभ। कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूक हुए लोग। वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा युवा आ रहे हैं आगे। सरकार की पहल से लोगों को लग रही वैक्सीन। एक बार फिर से पटरी पर लौटेंगी ट्रेनें। अनलॉक के बाद रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। ट्रेनों के शेड्यूल हुए जारी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सूबे के 6 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने ऐसे पुलिसकर्मियों और सैनिकों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देने का ऐलान किया है। वहीं आज 6 परिवारों को आर्थिक मदद दी गई। इनमें से 3 एयरफोर्स, 2 दिल्ली पुलिस और 1 सिविल डिफेंस के जवान हैं। जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली में रहते हैं, वो चाहे सेना में हो या पुलिस में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, सिविल डिफेंस में हो, दिल्ली सरकार उनकी बहादुरी की कद्र करती है और वर्दी पहनने वाला हर आदमी अपनी जान पर खेलने की कसम के साथ, अपनी जान पर खेलकर देश की सेवा, देश की रक्षा करने की कसम के साथ, उसके संकल्प के साथ वर्दी पहनता है। इस जज्बे को दिल्ली सरकार कद्र करती है और इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार में आते ही ऐसे व्यक्तियों के लिए, उन सैनिकों के लिए जो देश के लिए जान लड़ाते हैं, उन पुलिस वालों के लिए जो अपना फर्ज निभाते हुए शहीद होते हैं, उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि की व्यवस्था की थी। ये जानते हुए कि कोई बहादुर व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद होता है तो उसके परिवार को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके परिवार को सम्मान से जीने का एक जरिया बना रहे, उसके लिए हर एक परिवार को इस तरह के 1 करोड़ की सम्मान राशि दिल्ली सरकार देती है। आज भी दिल्ली सरकार ने 6 ऐसे बहादुर सिपाहियों की शहादत को नमन करते हुए निर्णय लिया है, उनके बारे में निर्णय लिया है कि उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देगी, जिनके जिक्र मैं करने जा रहा हूं। इसका फैसला आज दिल्ली सरकार की एक मीटिंग में लिया गया और 6 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना बेटा देश की सेवा करते हुए खोया है, अपना फर्ज निभाते हुए खोया है, सेना ने उनके में बॉर्डर पे खोया है या दिल्ली में था तो यहां खोया है। इसमें से 3 एयरफोर्स के हैं, 2 दिल्ली पुलिस के हैं और 1 सिविल डिफेंस के हैं। तो मैं एक-एक करके सबका जिक्र करना चाहता हूं यहां, क्योंकि एक-एक व्यक्ति देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसने अपनी जान की बाजी लगा के देश की सेवा की और मिसाल पेश की है कि जब वर्दी पहनी जाती है तो देश की सेवा इस तरह से की जाती है। सबसे पहले हैं दिल्ली पुलिस के एसीपी स्वर्गीय संकेत कौशिक जी। ये दिल्ली पुलिस में एसीपी पर तैनात थे और बहुत बहादुर अधिकारी थे। ये रजोकरी फ्लाईओवर पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। तो ये अपना फर्ज बहुत खूबी से निभा रहे थे और किसी गलत वाहन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, गलत तरीके से जा रहे वाहन को, उसने उनको कुचल दिया। वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। उनकी 3 बेटियां हैं, उनके परिवार में उनकी पत्नी है। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर है, जो पेंशन से घर चला रही थी। तो दिल्ली सरकार ने उनकी शहादत को सलाम करते हुए संकेत कौशिक जी की
शहादत को सलाम करते हुए 1 करोड़ की उनको राशि देने का निर्णय लिया है। दूसरे हैं सफदरजंग दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार जी, जो एयरफोर्स में थे और देश की सेवा को लेकर हमेशा समर्पित रहते थे। वो असम से जोरहाट में एयरबेस से उड़ान भरने के बाद उनका जो विमान था वो लापता हो गया था और उसका मलबा उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में मिला था। और जब मलबा मिला था तो ये पाया गया कि राजेश जी वीरगति को प्राप्त हुए। देश की सेना पर, देश की वायुसेना पर जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए, देश की सीमा की निगरानी करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शादी को केवल 3 महीने हुए थे। उनके परिवार के पास में आजीविका का भी कोई और साधन नहीं है। तो दिल्ली सरकार उनके दुख को तो कम नहीं कर सकती है परिवार के, लेकिन उनकी शहादत को नमन करते हुए 1 करोड़ की राशि उनके परिवार को दे रही है। इसी तरह से इसी विमान दुर्घटना में जो मैंने जिसका जिक्र किया, जिसमें राजेश कुमार जी वीरगति को प्राप्त हुए, जोरहाट की विमान दुर्घटना में एक और जांबाज पायलट हमारे देश ने खोया और वो भी दिल्ली के रहने वाले थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुनील मोहंती, जो द्वारका के रहने वाले थे और वो भी फ्लाइट में देश की सीमा की निगरानी में ड्यूटी पे थे और इस विमान हादसे में वो भी शहीद हुए। सुनीत मोहंती, तो उनके परिवार में उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, उनकी माता पिता हैं, उनकी छोटी बहन है, तो और पेंशन से घर चला रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो उनकी कुर्बानी को नमन करते हुए आज दिल्ली सरकार की ओर से उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया। हम जानते हैं कि इस पैसे से उनकी कमी सुनीत की पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन उनके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन देने का, सम्मानजनक जीवन जीने का जरिया उसमें मदद मिल सकती है। बढ़ते आगे, जहां दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने सभी मजदूरों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस दौरान कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान ये बड़ा कदम उठाया गया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। वहीं मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगा जा सकती जिन्हें सामान्यतः केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है। इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ता जोड़कर नया न्यूनतम वेतन की घोषणा की है। वहीं महंगाई भत्ते के तहत अकुशल मजदूरों के मासिक वेतन को 15,492 रुपए से बढ़ाकर 15,908 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 17,069 रुपए से बढ़ाकर 17,537 रुपए और कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 18,797 रुपए से बढ़ाकर 19,291 रुपए किया गया है। इसके अलावा सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दरें भी बढ़ाई गई हैं। इनमें गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 17,069 रुपए से बढ़ाकर 17,537 रुपए, वहीं मैट्रिक लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18,797 से बढ़ाकर 19,291 रुपए और स्नातक और इससे ज्यादा शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 20,430 रुपए से बढ़ाकर 20,976 रुपए कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस दौरान ये भी कहा कि हम सरकार के कई खर्चों में कटौती कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के हित का ध्यान रखते हुए हमने उनका महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। कोरोना के चलते आज समाज व हर वर्ग आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है। दाल और तेल जैसे रोजाना के इस्तेमाल की चीजें भी महंगी हो गई हैं। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि उम्मीद करता हूं कि इस बढ़ोतरी से मजदूर भाइयों को सहायता मिलेगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस बढ़ोतरी से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को इससे फायदा पहुंचेगा। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करे जो भारत के लिए हर ओलंपिक में कम से कम 50 गोल्ड मेडल लेकर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेल की दुनिया में देश का नाम रोशन करेगी। यहां युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और ट्रेनिंग प्रदान भी की जाएगी, जिससे देश की खेल प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय
प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा मेडल लाकर देश का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी साबित होगी। और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की कितनी डोज उपलब्ध है, इसको लेकर हम रोजाना शाम 5 बजे दिल्ली की जनता के सामने वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी करेंगे। इसी के तहत आप नेता आतिशी ने यह भी कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। जैसा कि हम शुरू से बताते आए हैं कि जब 18 to 44 यानी दिल्ली के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध होती है, दिल्ली में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो यूथ है, जो युवा है, वो आगे सामने आके बढ़ चढ़ के अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं। क्योंकि दिल्ली को 2 दिन पहले यूथ की वैक्सीनेशन की सप्लाई मिली है और कोविन पे पोर्टल के बाद स्लॉट्स मिलने शुरू हो गए हैं युवाओं के लिए, तो दिल्ली में वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ गई है। कल यानी 17 जून को दिल्ली में टोटल 89,962 डोजेस वैक्सीन की लगी हैं, जिसमें से 60,393 फर्स्ट डोज थी एंड 29,569 सेकेंड डोज थी। और इसमें भी अगर आप देखने चाहिए तो इस 89,000 वैक्सीनेशन में से तकरीबन 50,000 डोजेस युवाओं को लगी हैं और उनकी पहली डोज लगी है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन युवाओं के लिए उपलब्ध होगी, उतनी दिल्ली में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ेगी, लोग खुद भी सेफ होंगे और पूरी दिल्ली भी सेफ होगी। अब टोटल वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर्ड दिल्ली में पहुंच गई हैं 63,48,920 और 15,36,000 ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोजेस वैक्सीन की लग चुकी हैं। जहां तक वैक्सीन स्टॉक की बात है, 45 प्लस के लिए दिल्ली के पास अभी 8,65,000 डोजेस वैक्सीन की उपलब्ध है, जिसमें से 88,000 के करीब कोवैक्सीन और 7,77,000 के करीब कोविशील्ड की डोजेस हैं। ये कोवैक्सीन की डोजेस तकरीबन 6 दिन का स्टॉक और कोविशील्ड का 60 दिन का स्टॉक अब दिल्ली में अवेलेबल है। कल 1.5 लाख डोजेस कोविशील्ड की 45 प्लस के लिए दिल्ली आई हैं। जहां तक 18 to 44 की बात है, 1,85,000 के अराउंड दिल्ली में वैक्सीन स्टॉक अवेलेबल है, जिसमें से 51,000 कोवैक्सीन और 1 लाख। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
अब होगा आयुर्वेद द्वारा संपूर्ण रोगों का इलाज। बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, जोड़ों का दर्द जैसी हर गंभीर बीमारी से मिलेगा छुटकारा। 15 अगस्त 1947 से आपकी सेवा में कार्यरत आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आरोग्य वैद्य दीपक कुमार जी के साथ प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से ईश्वर टीवी पर व 9:30 बजे से साधना प्लस पर एवं प्रातः 11 बजे से सिर्फ देवदूत चैनल पर। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARV बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। ये है नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज 91वां जन्मदिन। पटना में जरूरतमंदों के बीच बांटा गया राशन, मास्क, सैनिटाइजर। झामुमो नगर अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनोज ठाकुर ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा किसानों के लिए बीजेपी बहा रही है खड़ियाली आंसू। विपक्ष का सियासी वार झेल रही नीतीश सरकार ने सबकी जुबान की बंद। बिहार में मजदूर बेरोजगारी को दी राहत। नीतीश सरकार की जनोपयोगी कवायद की हुई सराहना। पतरातू की भाजयुमो नेता नीतीश ओझा की पिटाई का मामला सामने। एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी ने मामले की मांगी रिपोर्ट। छानबीन कर मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया बात। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज 91वां जन्म दिवस है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए स्थिति की वजह से उन्होंने जश्न नहीं मनाया है और इसके अलावा उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के भी साथ जन्मदिन के मौके पर किसी तरह के जश्न का आयोजन नहीं करने की बात की है। उन्होंने अपील की है कि उन्हें बर्थडे पर कोई होर्डिंग या पोस्टर नहीं लगवाया जाए, बल्कि अपने पास उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करें। इसी को लेकर पटना सदाकत आश्रम में भी राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जरूरतमंद लोगों के बीच राशन, मेडिकेट और मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्त चरण दास, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। गांधी जी का जन्मदिन है। उन्होंने मना किया था कि मेरा जन्मदिन मनाया नहीं जाए, बल्कि जो कोविड से पीड़ित हैं उनका सेवा का या राहत का कोई भी कार्यक्रम हो सकता है तो आप लोग कर सकते हैं। तो इस अवसर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन मोहन झा जी ने और हमारे प्रदेश कमेटी ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया कि बच्चों को और महिलाओं को कुछ राहत का कार्यक्रम, राहत देने के लिए, कुछ सहायता देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। और कल एक कोविड पीड़ित से जितने लोग गुजर गए, इन सबकी आत्मा की शांति के लिए एक सर्वधर्म सभा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अल्पसंख्यक झामुमो पाकुड़ जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान उर्फ बबलू और झामुमो नगर अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर जमकर बयानबाजी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, जिससे बीजेपी विचलित हो गई है और आज खेतों में खड़ा होकर नाटक किया जा रहा है। अल्पसंख्यक झामुमो जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान और नगर अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने कहा कि अगर बीजेपी में है
हिम्मत तो महंगाई के खिलाफ और किसानों का हितैषी है तो इन तीनों काले कानून के खिलाफ आंदोलन करे, नहीं तो नौटंकी करना बंद करे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के नेतृत्व में झारखंड में विकास की प्रगति हुई है। हेमंत सरकार ने 2.46 लाख किसानों के लिए बैंकों को 980 करोड़ रुपए दिए हैं और मोदी सरकार अगर किसानों की चिंता करती है तो तीनों किसान बिल रद्द क्यों नहीं कर देती। नहीं, ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। 7 महीने से किसानों का आंदोलन हो रहा है। करीब अब तक 500-600 किसान शहीद हुए, एक दिन भी उनका चिंता नहीं किए। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में अगर उन लोगों का बीजेपी का चिंता रहते तो वहां का समस्या का समाधान करते, लेकिन इनका जो छल कपट है इसको बंद करना चाहिए। हेमंत सरकार ने झारखंड के किसानों को 980 करोड़ किसान ऋण माफ किया। अभी जो कोरोना महामारी में देखते हुए भी सरकार दो बार किसानों को हित में रखते हुए आपका किसानों को कर्ज माफी का जो ऐलान किया। समस्तीपुर की अगली खबर, जहां पर मुख्यालय में युवा जेडीयू जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान समस्तीपुर जिला के 20 प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष और 10 विधानसभा के विधानसभा प्रभारी की घोषणा की गई। डॉक्टर अंजनी कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जिससे कि एक विकसित बिहार का निर्माण हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंजनी कुशवाहा के साथ उजियारपुर लोकसभा प्रभारी सुभाष यादव, युवा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार प्रभाकर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 20 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्षों और 10 विधानसभा के विधानसभा प्रभारी की सूची मैंने जारी की है और सभी प्रखंड अध्यक्षों, मनोनीत प्रखंड अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और साथ ही पार्टी को मजबूत करना है और जन जन तक जो हमारे सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको जन जन तक पहुंचाना है। और सरकार ने मक्के का एमएसपी घोषित कर दिया है, लेकिन खरीद की व्यवस्था नहीं होने से मधेपुरा के मक्का किसान परेशान हैं। मधेपुरा बिहार के उन जिलों में शामिल है जहां मक्के की रिकॉर्ड पैदावार होती है, फिर भी सही मूल्य नहीं मिलने से किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। ऐसे में किसान आंदोलन से जुड़े लोग सरकार से मक्के की खरीद की मांग कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मधेपुरा में मक्के की बम्पर पैदावार होती है। यहाँ की मिट्टी में मक्के की उत्पादकता 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। रबी, गर्मा और खरीफ सीजन को मिला दे तो यहाँ पर 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मक्के का उत्पादन हर साल होता है। लेकिन बीते कुछ सालों से मक्का का बाजार मूल्य कम होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार जो न्यूनतम 1850 रुपया मैंने दिया है, वो कहीं ने कहाँ केंद्र है, कोई अथी नहीं है और 10.5-11 रुपया बाजार में देता है। इसलिए हम लोग क्या करें, मक्के व्यवस्था कर रखे हुए हैं, खाए क्या करिए सब। भोजन नहीं है तो हमारा सबको बहुत कष्ट से ही समय गुजारना पड़ता है, किसान को बहुत दिक्कत। कुछ हमारा सबका सरकार की तरफ से जैसे सर कुछ बेनिफिट होना करते हैं। वो मूल खेती है हमारे इलाका बेरा का। यहाँ गेहूं का खेती पानी रहने के कारण हम बो नहीं सकते हैं। फसल धान मैंने लगाते भी हैं तो पानी से आकर के डूबो जाते हैं। मुख्य खेती हमारे मान लीजिए मकई, जिसका अभी हमको कीमत उचित रेट पे नहीं मिल रहा है, बड़ी परेशानी होती है। हम लोग बिहरा क्षेत्र में हैं, मकई बेचने के लिए भी यहाँ से
14 किलोमीटर जाते हैं रास्ते में तो बड़ी परेशानी होती है, जिसके कारण किसानों को सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल पाती। वहीं किसानों को मक्के का सही मूल्य नहीं मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता सरकार की नियत और नीति पर सवाल उठाते हैं। कोशी नव निर्माण मंच के संयोजक और एमएसपी पर मक्का खरीद के लिए उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल करने वाले महेंद्र यादव बताते हैं कि देश के कई राज्यों में सरकार एमएसपी पर मक्का की खरीद करती है, लेकिन बिहार में ये व्यवस्था नहीं है। सरकार एमएसपी तो घोषित करती है, लेकिन खरीद की व्यवस्था नहीं होने से किसानों को भारी नुकसान होता है। गुजरात में मक्का को एमएसपी की दर पर खरीदा जाता है, छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है, आंध्र प्रदेश में खरीदा जाता है, राजस्थान, कई स्टेट खरीदते हैं उसी पॉलिसी के तहत। जिस गुजरात को मॉडल मान के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रचार करती है, फिर क्यों नहीं बिहार में मक्के को खरीद करती है। हम यहाँ के किसानों को नमन करते हैं और सलाम करते हैं, जो अपनी कड़ी मेहनत और अपने हुनर के बल पे पूरे दुनिया में जो उत्पादकता है, उत्पादकता के नाम पर यहाँ के किसान सबसे ज्यादा उत्पादन करके दुनिया में बिहार का नाम और अपने इलाके का नाम रोशन किए हैं। अगर सरकार को इस पे गर्व करना है तो पहले इनको एमएसपी की गारंटी करनी चाहिए कि जितने भी किसान हैं, जितनी भी मक्का होती है, उसको हम एमएसपी को खरीदेंगे और सभी किसानों को ससमान उसका सही समय से भुगतान करेंगे। मक्के की खरीद नहीं होने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी की माने तो जिले में किसानों की मांग पर 1 साल पहले जिलाधिकारी स्तर से भी सरकार को लिखा गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल सरकार द्वारा मक्के की खरीद की कोई योजना नहीं है, लिहाजा यहाँ भी मक्के की खरीद नहीं हो पा रही है। अभी तक जो भारत सरकार या राज्य सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है, उससे संबंधित हम लोगों को गाइडलाइन नहीं है। जैसे गेहूं अधिप्राप्ति का था तो हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड गेहूं अधिप्राप्ति भी की है। गत वर्ष किसानों के परेशानी को देखते हुए ही जिला पदाधिकारी महोदय स्तर से कृषि विभाग को और सहकारिता विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग को गया था, और जहां तक मेरी जानकारी है वहां से भारत सरकार से इस तरह का कोई गाइडलाइन आता है तो हम लोग जो भी सरकार के निर्देश का पालन होता है उसके आलोक में हम लोग करेंगे, लेकिन अब तक मक्का की अधिप्राप्ति से संबंधित कोई गाइडलाइन नहीं है। बहरहाल मधेपुरा में फिलहाल मक्के की कीमत 1,000-1,200 रुपए प्रति क्विंटल चल रही है, जबकि सरकार द्वारा इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,850 रुपए घोषित है। इन मूल्यों के अंतर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान कितने नुकसान में है। एक तो मौसम की मार, ऊपर से बाजार की मार से किसानों की कमर टूट रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार मक्का किसानों को कब उनके फसल का सही मूल्य दिला पाती है। मधेपुरा से साधन प्लस न्यूज के लिए रमन कुमार की रिपोर्ट। चलिए रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरोना काल में विपक्ष का सियासी बाढ़ झेल रही नीतीश सरकार ने बिहार में मजदूर, बेरोजगार और हर तबाह को राहत प्रदान कर सबकी जुबान बंद कर दी है। बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार के इस जन उपयोगी कवायद की सराहना की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मीडिया से कहा कि कोरोना काल की विषम परिस्थिति में भी सरकार सूबे की जनता को हर मुकम्मल मदद की जा रही है और उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार लोगों को राहत देने के लिए संवेदनशील है। बीजेपी और एनडीए सरकार अपने वायदे के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। जहां रोजगार देने की बात हो और नौकरी देने की बात हो, दोनों फ्रंट पर सरकार काम कर रही है। जहां 30,000 हेल्थ वर्कर को नौकरी दिया जा रहा है, वहीं 30,000 शिक्षकों की भी बहाली की जा रही है और ये कल रास्ता साफ हो गया है और 1.25 लाख शिक्षकों की भी बहाली का रास्ता हाईकोर्ट के द्वारा साफ कर दिया गया है। और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने वैक्सीनेशन के प्रचार प्रसार और बसंतराय क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले कदमा गांव पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया, जिसमें से कुछ लोगों को मौके पर ही जागरूक कर उन्हें पंचायत भवन में चल रहे वैक्सीनेशन कैंप में कोरोना का टीकाकरण कराया गया और इस कैंप में आज लगभग 42 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। इसके बाद विधायक बसंतराय तालाब के निकट अतिथिशाला में स्थानीय लोगों के साथ बैठकर वैक्सीनेशन को लेकर पहले भ्रम को दूर करने में सबको सहायता दे रहे हैं और साथ ही समझा रहे हैं। इस क्रम में विधायक ने जानकारी दी कि इस महीने के अंत में बसंतराय क्षेत्र में भी एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप सह स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा, जिसके प्रचार प्रसार को लेकर वो जल्द ही बसंतराय क्षेत्र का दौरा साइकिल के माध्यम से करेंगे। देखिए, अभी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जोरों पर है और जो हमने आंकड़ों को देखा है कि सभी प्रखंडों में से बसंतराय प्रखंड थोड़ा कमजोर चल रहा है। थोड़ा भ्रम, थोड़ी भ्रांति, जो मैं आज 2-3 गांव में रुकते हुए आया हूं, जो सुना हूं आम जनों से, खुद उसके मुख से, तो कुछ लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों का एक ही आग्रह है कि भाई अगर जांच करा के आप वैक्सीन लगवाते हैं तो काफी संख्या में। और लातेहार जिले के महुआडार लोज फॉल ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर शनिवार को महुआडार अनुमंडल पदाधिकारी निखिल सोरेन के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पता चला कि पीएचडी विभाग के द्वारा जलापूर्ति योजना को पूरा कर लिया गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगने से काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और वो चालू ना हो पाया। और इस संबंध में पीएचडी विभाग के कन्या अभियंता जितेंद्र कुमार कुजूर ने बताया कि योजना का लगभग कार्य को पूरा कर लिया गया है, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण जलापूर्ति योजना को चालू नहीं किया गया। आज शनिवार को बिजली विभाग के लोग अनुमंडल पदाधिकारी और कन्या अभियंता जितेंद्र ग्राम लोध मिर्गी और महुआडार पहुंचे और बिजली विभाग के द्वारा कार्य को चालू कराया गया। ग्रामलोद, मिर्गी और महुआडार में सभी स्थानों में ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा, जिसके बाद पीएचडी विभाग के द्वारा जुलाई के पहले सप्ताह में पानी की सप्लाई चालू कर दी जाएगी, जो कि एक ट्रायल रहेगा। ट्रायल के बाद विभाग द्वारा 2 महीने के बाद पूरे महुआडार क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। ये जो लोध फॉल ग्रामीण जलापूर्ति योजना है, इसमें सिविल वर्क पूरी हो गई है। विद्युत आपूर्ति के अभाव में हम लोग चालू नहीं कर पा रहे हैं और विद्युत की कार्य हो रही है। विद्युत के कार्यपालक अभियंता ने कहा है कि 1 सप्ताह में हम बिजली दे देंगे, तो 1 सप्ताह में बिजली दे देंगे तो हम लोग का ये जो योजना है, ये पार्शियली हम लोग इसको ट्रायल रन में हम लोग चालू कर लेंगे। और पतरातू के भाजयुमो नेता नीतीश ओझा की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पतरातू एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी ने मामले की रिपोर्ट मांगी है। इस संदर्भ में भाजयुमो कार्यकर्ता नीतीश ओझा के आवास पर पहुंचकर भादानी नगर ओपी प्रभारी द्वारा पिटाई और
दुर्व्यवहार को लेकर उनसे बयान लिया गया, जिसका रिपोर्ट बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी जाएगी। और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी ने सिरे से इसकी छानबीन कर मामले की रिपोर्ट बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपने की बात कही है और आश्वस्त किया गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। आपको बता दें कि 5 दिन पहले ही भाजयुमो कार्यकर्ताओं को भदानी नगर थाना प्रभारी के द्वारा मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया था, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है। कई जगहों पर थाना प्रभारी सौरभ कुमार का पुतला दहन किया गया और इस संदर्भ में शनिवार को भारतीय युवा मोर्चा के भदानी नगर मंडल कार्यकर्ताओं के द्वारा मतकाम चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर भदानी नगर ओपी प्रभारी को जल्द से जल्द निलंबित करने की मांग की गई है। और गया के बाराचट्टी प्रखंड की 2 अति महत्वपूर्ण सड़कें विगत 4-5 सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, जिस पर वाहनों का चलना तो दूर बल्कि पैदल चलना भी दुभर हो गया है। विगत बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सुप्रीमो और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सड़क निर्माण करने की बात कही थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू सांसद विजय कुमार मांझी ने भी अपनी जीत के बाद सड़क बनवाने का वादा किया था, पर अभी तक सारे वादे और घोषणा बेकार साबित हुए। आपको बता दें कि मानसून के आगमन के साथ ही दोनों सड़कों में अधिकांश जगह जलजमाव की स्थिति बन चुकी है। और कोरोना से बचने का जारी गाइडलाइन का पालन और टीका लेना जरूरी है। इसे लेकर एनटीपीसी की बाढ़ परियोजना में सभी कर्मचारियों का टीकाकरण पूरा किया जा चुका है और संविदा कर्मी और सहयोगियों का टीकाकरण जारी है। यहां टीका लेने वालों में जागरूकता देखी जा रही है। बारिश के मौसम में भी मजदूर और अन्य कर्मी साइकिल और निजी वाहन से बड़ी संख्या में एनटीपीसी के टीकाकरण केंद्र में टीका लेने पहुंच रहे हैं। एनटीपीसी बाढ़ के सीएमओ डॉक्टर रतन कुमार ने बताया कि अब तक कुल 4000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। और आपको बताते चले कि बिहार में एनटीपीसी के 6 पावर प्वाइंट हैं और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए इसके सभी कर्मियों का टीकाकरण बेहद जरूरी है। के दौरान एनटीपीसी बाढ़ परियोजना ने बड़ी तत्परता से सुरक्षात्मक कदमों को लागू किया। जिस समय संक्रमण की रफ्तार तेज थी, हमने टेस्टिंग को युद्ध स्तर पर लागू किया और करीब 60 गंभीर लक्षण वाले मरीजों को उपचार प्रदान कर उनकी जान बचाई। आज कोरोना को पूरी तरह मात देने के उद्देश्य से हम टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। विशेषकर हमारे संविदा कर्मियों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को कोरोना वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक करते हुए हम उनका निःशुल्क टीकाकरण कर रहे हैं। और सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड ससौला इंदु उच्च विद्यालय की जमीन पर गांव के दबंगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। विद्यालय की निजी जमीन पर सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों के मना करने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया। वहीं प्रशासन भी इसे रोकने में असफल साबित हो रहा है। आपको बता दें कि जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जिनकी जमीन पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। और गोड्डा जेल के प्रखंड अंतर्गत कुसुम घाटी पंचायत में मनरेगा योजना में लूट मची हुई है। और आपको बता दें कि मनरेगा योजना में जिस जगह 2 साल पहले डोभा निर्माण किया गया था, उसी जगह फिर से पोखर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। अर्थात मनरेगा योजना में नियमों को ताक पे रखकर काम कराया जा रहा है। तालाब में काम कर रहे मनरेगा कर्मियों ने बताया कि पहले से एक योजना डोभा की थी और उसी में दूसरा योजना तालाब बन चुका है। उन्होंने बताया कि मनरेगा मजदूरों के लिए पेयजल सुविधा, छायादार के लिए शेड, दवाई किट, यात्रा भत्ता, खानपान और सरकार द्वारा इस योजना में मजदूरों को जो मूलभूत सुविधा नियमों के तहत दी जानी चाहिए, लेकिन इस मजदूरों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है।
गोड्डा की अब खबर, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और ऐसे में गोड्डा जिले के बोआरजियो प्रखंड अंतर्गत कुसुम घाटी पंचायत में मनरेगा योजना में लूट की मची हुई है। और मोकामा में कोरोना वैक्सीन को लेकर मेगा वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसे सफल बनाने के लिए कवायद की जा रही है। इसी क्रम में मोकामा प्रखंड कार्यालय में वैक्सीनेशन टास्क फोर्स भी गठित की गई और उनकी बैठक हुई है, जिसमें लक्ष्य को पाने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। वहीं वीडियो मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोगों को जागरूक करने के लिए टीम गठन किया गया और बाजार में फुटपाथ दुकानदारों, स्कूल, रसोई और लोगों को वैक्सीन टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। हम लोग का वो एक मेगा कैंप वैक्सीनेशन का करना है। डीएम साहब ने कल VC में कहा है और वो बोले हैं टोटल पॉपुलेशन के 1% को इम्यूनाइज माने वैक्सीनेशन करना है। हम लोग साइट बनाए हैं अभी तक 11 और उस हिसाब से वर्क कर रहे हैं कि जो टारगेट जिला से आएगा उसका वो हम लोग 100% अचीव करें। पिछला बार भी 1507 का टारगेट था, हम लोगों ने 1660 की। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है।